हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का और साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके एग्जाम्स में, जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में आपको काफी मददगार साबित होगी। साथ ही साथ जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए वो सारा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं जो उन्हें जुडिशरी के एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आज के वीडियोस में हम लोग डील करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते टाइम कि क्या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनिटरी। क्लैट एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो बेसिक्स था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक सवाल होता है वो क्लैट एस्पिरेंट को एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली बहुत डीप में कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें नहीं पूछ के कुछ ऊपर ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनिटरी। क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी, इसको समझने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट को जानना होगा। और उसको भी समझने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें कि आने वाले कोई भी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कुछ बेसिक्स बात है। सबसे पहली बार जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा एस्पेक्ट था, ये पूरा जो आइडिया था, उसे प्रपोज किया गया था मिस्टर एम एन रॉय के द्वारा। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जिसे खुद के हाथ से लिखा गया था, स्पेशली स्क्राइब किया गया था, वो किया गया था प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा के द्वारा। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का 3 ओरिजिनल कॉपीज जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया है पार्लियामेंट में हीलियम के केस में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, जो कंसिस्ट करता है 1,46,385 वर्ड्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग देशों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी सबसे बेहतरीन चीज था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया था। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी जो बेहतरीन एस्पेक्ट था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। आइए समझते हैं किन किन कंट्रियों का क्या क्या जो बेहतरीन एस्पेक्ट्स था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था उसे समझते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया था, साथ ही रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजन, स्पीकर का कॉन्सेप्ट, सिविल सर्वेंट जो प्लेजर एंजॉय करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ सिविल सर्वेंट का कॉन्सेप्ट जो प्रेसिडेंट को क्या करता है, इम्यून करता है। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो था वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। वही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशरी और फंडामेंटल राइट्स लिया गया था। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया था जिसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होगी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया था। वहीं प्रेसिडेंट इलेक्शन भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट को लिया गया था। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से फॉरेन सर्विस, वहीं सोवियत से 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज जो था अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये सारे चीजों को क्या लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया था। और साथ ही साथ जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से अमेंडमेंट लिया गया था जो कि आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सबसे मेन टॉपिक है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी। तो फेडरल है या यूनिटरी, इसको समझने से पहले हमें ये चीज जरूर समझना होगी फेडरलिज्म होता क्या है। तो बेसिकली फेडरलिज्म क्या है, तो हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। बट एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है फेडरलिज्म का जरूरी है, तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल। जैसा कि फेडरलिज्म कहता है कि फेडरलिज्म क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या बात होता है कि किसी भी देश का जो गवर्नमेंट होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो। एक जो हो वो सेंट्रल पावर हो और सेंट्रल पावर क्या करे, अलग अलग अथॉरिटी में पावर को डिसाइड कर दे।
सेंट्रल गवर्नमेंट विथ इट्स कंस्टिट्यूएंट ऑर्गन। ऐसे अगर कोई भी सिस्टम है जहां पे एक सेंटर हो और उसके बाद नीचे स्टेट पे बहुत सारा पावर हो और उसके नीचे भी कोई गवर्नमेंट हो, तो ऐसे पूरे सिस्टम को फेडरलिज्म कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, पावर शेयरिंग होता है। फेडरलिज्म एक कॉन्सेप्ट ही है जो क्या कहता है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो फेडरलिज्म अगर पावर शेयरिंग है तो हमें अपने इंडिया के कॉन्सेप्ट में इसे बैठा के देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया फेडरलिज्म है या नहीं। अगर इंडिया फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या हो जाएगा, फेडरल। और अगर इंडिया फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करेगा तो हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, फेडरल नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कि अगर फेडरल होगा तो उसका क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है। तो फेडरलिज्म के लिए कुछ 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो जैसा कि मैंने कहा कि फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फेडरलिज्म का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। वहीं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरलिज्म का दूसरा मेन कॉन्सेप्ट में से एक है, कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होना चाहिए, सुपरमेसी होना चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, एक इंडिपेंडेंट फॉरम भी होना चाहिए, और रिजिडिटी होना चाहिए। अब ये क्या है, ये पांचों चीज, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। कैसे, आइए समझते हैं। एक जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा मिलके एक पार्लियामेंट बनाती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बैठते हैं। एक जो लेवल होता है गवर्नमेंट का, वो अलग अलग जितने भी हमारे देश में स्टेट्स हैं उनके अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। और साथ ही साथ 1992 में एक थर्ड पार्ट जो है वो जोड़ दिया गया था, और जिसको हम लोग कहते हैं लोकल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीन अलग अलग गवर्नमेंट है। और ये तीनों क्या कर रहे हैं, अपने पावर को जो है एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वही अगर गवर्नमेंट का हम लोग देखें तो 3 ऑर्गन है। तो लेजिस्लेटिव में तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो क्या जुडिशरी में भी पावर शेयरिंग होता है? जैसा कि गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव का तो पावर शेयरिंग हम लोगों ने देखा। तो आइए देखते हैं जुडिशरी में क्या होता है। तो जुडिशरी में भी हम लोग देखते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है, और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट्स भी होते हैं, और उसके नीचे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग देखने को मिला। वहीं एग्जीक्यूटिव का बात करें तो एक होते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और एक अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपरली तीनों ऑर्गन में हम लोग के पावर शेयरिंग देखने को मिलता है। तो फेडरलिज्म का फर्स्ट एसेंस तो यहाँ देखने को मिल ही गया। वही बात करें रिटन डॉक्यूमेंट्स का, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है, पूरे वेल रिटन है। उसमें हर एक एस्पेक्ट जो है वो सही से लिखा गया और सही से मेंशनिंग है। कहीं भी कोई चीज अनरिटन नहीं है, सब कुछ रिटन है। तो ये दूसरा एसेंस भी जो था फेडरलिज्म का वो फुलफिल हो रहा है। साथ ही साथ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी अपॉइंटमेंट होती है, कोई भी इलेक्शंस होता है, यूपीएससी की हो अपॉइंटमेंट, या किसी भी स्टेट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, या राज्यसभा का कोई मैटर हो, या प्रेसिडेंट का कोई मैटर हो, या वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या कुछ भी मैटर हो, वो सारा एस्पेक्ट जो है कहाँ से डिलीवर हो रहा है, कहाँ से कवर अप हो रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से हो रहा है। तो ये खुद ब खुद कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कह देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में इतना इन्हांस है जो इंडिया के सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। चाहे वो अब फंडामेंटल राइट्स ले लें, चाहे वो ड्यूटीज ले लें। और कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या है, हमारे देश का सॉवरेन है, मतलब ये सुप्रीम अथॉरिटी है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। अब जो चौथा एसेंस है फेडरलिज्म का, वो कहता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसमें ना ही कोई पॉलिटिकल दबाव होता है, ना ही किसी भी तरह का दबाव देखने को मिलता है। और वो कभी भी किसी में कोई भी विवाद होता है, चाहे सेंटर स्टेट का हो, या स्टेट स्टेट का हो, या कॉमन पीपुल्स का हो, तो वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली अपना पावर को एक्सरसाइज करके फैसला देता है, इंटरप्रेट करता है, रूल ऑफ लॉ देता है। तो एक इंडिपेंडेंट फोरम जो था, चौथा एसेंस, वो भी फुलफिल हो गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिजिडिटी। अब ये रिजिडिटी क्या है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है थोड़ा रिजिड है। इसका मतलब यही नहीं कि उसमें अमेंडमेंट ही नहीं कर सकते हैं।
उसमें अमेंडमेंट होता है, बट कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कुछ स्टेट से रिलेटेड कोई चीज हो गया, या कोई स्टेट में स्टेट को डिवाइड करना, या स्टेट की बाउंड्रीज को कम करना, या स्टेट की बाउंड्रीज को बढ़ाना, ऐसे सारे चीज में स्पेशल रेटिफिकेशन का जरूरत पड़ता है अमेंडमेंट में। और बाकी सारे चीज में नॉर्मल जो है वोटिंग से भी हो जाता है। तो अमेंडमेंट भी आसान तो है, बट इतना आसान नहीं है कि हर दिन किया जाए। एक प्रॉपर स्टेप जो है वो फॉलो होता है अमेंडमेंट में। तो कहीं ना कहीं ये पांचों एसेंस जो था फेडरलिज्म का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में देखने को मिला। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कैरेक्टरिस्टिक देखा, उस सारे चीजों का एसेंस देखा, जो कि फेडरलिज्म प्रॉपर प्रॉपर बैठ रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज जो है वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट है फेडरलिज्म से। फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से कुछ चीजें जो है वो इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले में ही आता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में बस एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर एक सिटीजन, हर एक स्टेट, हर एक सेंटर को गवर्न कर रहा है, और हर एक लोगों को उसका बात मानना पड़ेगा। तो यहाँ कोई भी डिवीजन ऑफ पावर या नथिंग, कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है। तो ये एक जो है पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो फेडरलिज्म देता है, उससे कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट चला जाता है। वहीं दूसरा जो है इनकंसिस्टेंसी, वो है सिंगल सिटीजनशिप। आप भले किसी भी स्टेट को, आप बिहार से हो, यूपी से हो, आप महाराष्ट्र से हो, मध्य प्रदेश से हो, कर्नाटक से हो, लेकिन आपको सिटीजन हो, किसके सिटीजन हो, वो इंडियन सिटीजन हो। और फेडरल क्या कहता है, फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से कि पावर शेयरिंग हो रहा है, लेकिन आप सिटीजन किसको, इंडिया के हो, आपको एक ही आइडेंटिटी मिला हुआ है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इनकंसिस्टेंसी के लिए, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नर अपॉइंट होते हैं, और वो सारे जो गवर्नर होते हैं वो किसके जवाबदेह में होते हैं, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, और उन्हीं को उनको क्या करना होगा, जवाब देना होगा। स्टेट के गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट को जवाब देना होगा। तो यहाँ पे एक इनकंसिस्टेंसी देखा जाता है। साथ ही साथ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कोई भी स्टेट जो है, इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि कोई भी स्टेट जो है अपने आप को कभी भी इंडिपेंडेंट अपने आप से ही नहीं कह देगा। वो कभी भी अपना आइडेंटिटी इंडिया से हटा नहीं सकता है। वो अगर वो बोलेगा कि हम आज से इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट होता है। वो हटा नहीं सकता है आइडेंटिटी। कोई सरकार किसी स्टेट गवर्नमेंट की ये नहीं कह देगी कि आज से इंडिया से हम लोग हट गए, हमारा बाउंड्री हट गया, हम लोग एक अलग कंट्री बन गए। वहीं इमरजेंसी प्रोविजन जो है एक और जो चीज है जो हमारे फेडरल होने को इनकंसिस्टेंट कर देती है, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन में स्टेट से सारा पावर ही छीन लिया जाता है। फिर यूनियन के पास पावर होता है डायरेक्ट करने का स्टेट को, वो अपने हिसाब से डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को। वहां भी देखा जाता है कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है। ऑल इंडिया सर्विस हम लोग देखते हैं, जहां जैसे यूपीएससी एग्जाम लेती है, आईएएस अपॉइंट होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग आईएएस को भेज दिया जाता है। एग्जाम कौन ले रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हो रहा है। लेकिन जब वो अपॉइंट हो जाता है और स्टेट में भेज दिया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें पे करेगी, उनकी सैलरी अलाउंस जो भी हो। साथ ही साथ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी एक बहुत ही बड़ा इनकंसिस्टेंट चीज है जो कि देखने को मिलता है फेडरलिज्म से। अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 में, तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है कि उसको इम्प्लीमेंट करवाए, और वो किसी भी स्टेट में किसी चीज के लिए अगर वो इंटरनेशनल ट्रीटी से कवर अप होती है तो उसके लिए ऑर्डर दे देगी, और स्टेट गवर्नमेंट को इसको मानना ही होगा। या इमरजेंसी प्रोविजन लग जाए, या कोई राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे, या आर्टिकल 250 के अंदर दो और दो से स्टेट खुद ही जाके क्या रिजोल्यूशन बना के कह दे कि आप मेरे लिए कुछ लॉ बनाइए या कुछ रिजोल्यूशन बनाइए, ये सारे केस में क्या हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है थोड़ा इन्हांस हो जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमारे इंडिया जो है में जो है वो फेडरलिज्म तो है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है। तो इससे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि क्या इंडिया फेडरल नहीं है? तो मेरे हिसाब से इंडिया जो है वो फेडरल है, और फेडरल के साथ एक सेंट्रल जो है, एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी है। कुछ फिलोसफर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को लेके एक बात कही, वो सब चीज हम लोग समझते हैं। केसी वेरे ने कहा कि इंडिया इज अ फेडरल
बट यूनिटरी इज इन स्पिरिट। तो इस ये क्या है, काशी फेडरल है। इंडिया फेडरल तो है लेकिन उसमें एक यूनिटरी स्पिरिट आ जाता है, कहीं ना कहीं सेंट्रल जो है वो पावरफुल होता है, तो इसे पूरे पूरे फेडरल ना करके काशी फेडरल कहा जाए। वहीं मॉरिस जोन्स ने कहा कि ये जो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, और ऑस्टिन ने कहा कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मेरे हिसाब से जो केसी वेरे ने कहा कि इंडिया एक फेडरल ना हो के काशी फेडरल है, ये एक सबसे सटीक आंसर जो है इस क्वेश्चन का बैठता है कि ये इंडिया फेडरल है या यूनिटरी, क्योंकि यहाँ फेडरलिज्म का सारा एसेंस देखा जाता है, और बस कहीं ना कहीं सेंट्रल जो है थोड़ा ज्यादा इनहांस हो जाता है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंडिया फेडरल है या काशी फेडरल, क्योंकि आप लोग अब लॉ के स्टूडेंट होने जा रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो है व्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है इससे रिलेटेड। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंडिया आपके हिसाब से फेडरल है, काशी फेडरल है या यूनिटरी है।